नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च एंड फार्मा। और जो डाटा इंटीग्रिटी है वो आज के समय में बहुत ही बड़ा कंसर्न है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। अब ये जो डाटा इंटीग्रिटी है इसको रोकना कैसे है? और डाटा इंटीग्रिटी को अगर रोकना है तो आपको मैक्सिमम ऑटोमेशन रखने होंगे जहां पर ह्यूमन का इंटरवेंस जो है बहुत ही कम रहे। ऐसे में आप डाटा इंटीग्रिटी को रोक सकते हो। अब जब मैं ऑटोमेशन की बात करता हूं तो वहां पर सॉफ्टवेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी ऑटोमेशन होते हैं, जो भी मशीन होती हैं, वो सॉफ्टवेयर से ऑपरेट होती हैं। अब जब सॉफ्टवेयर है तो इस सॉफ्टवेयर का क्वालिफिकेशन, सॉफ्टवेयर का प्रोक्योरमेंट, और सबसे पहले प्रोक्योरमेंट, फिर क्वालिफिकेशन और उसको प्रॉपर रिव्यू, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है उस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हैंडल कैसे करना है, उसका प्रोक्योरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, और प्रोक्योरमेंट के बाद क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बाद प्रॉपर रिव्यू। तो दोस्तों, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। In this video, we will discuss minimum requirements for procurement of software. When you are going to procure any software, what has to be checked? Important parameters to be covered during computer system qualification. And what should be checked during review of software? So the review of software is very important. आपको एक फ्रीक्वेंसी फिक्स करना चाहिए जहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर को रिव्यू करना है, और उसमें क्या क्या चेक करना है, दैट वी विल डिस्कस टुडे। एंड व्हाट शुड बी चेक ड्यूरिंग ऑडिट ट्रेल रिव्यू एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो ऑडिट ट्रेल कभी रिव्यू करना है और उसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, ये सारे पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ लेट्स understand what is the importance section of the software. The first one is password management, that is very important. किस तरह से पासवर्ड होना चाहिए, विल डिस्कस। देन प्रिविलेजेस मैनेजमेंट, देन यूजर मैनेजमेंट, डाटा स्टोरेज एंड सेफ्टी ऑफ डाटा, ऑडिट ट्रेल, डाटा बैकअप एंड रीस्टोरेशन। सो ये जितने भी पॉइंट मैंने भी आपको बताए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स को मैं डिस्क्राइब करूँगा आगे वीडियो में। तो इस वीडियो के आपको अंत तक बने रहना है, जिससे आपको आज काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलने वाली हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है पासवर्ड मैनेजमेंट। पासवर्ड मैनेजमेंट, पासवर्ड पॉलिसी, दैट इज लेंथ ऑफ पासवर्ड, यूज ऑफ अपर केस एंड लोअर केस। सो क्या होता है, जब आप पासवर्ड पॉलिसी आप डिफाइन कर रहे हो तो आपको डिफाइन करना है कि उस पासवर्ड की लेंथ कितनी होना चाहिए। लाइक उसमें 16 कैरेक्टर होना चाहिए, या 16 अल्फ़ाबेट होना चाहिए, या 17 या 17, व्हाट इज़ पासवर्ड का जो लेंथ है वो डिफाइन करना है। फिर उसमें कम से कम एक मिनिमम अपर केस हो या एक से ज़्यादा अपर केस हो, उसमें लोअर केस होना चाहिए, और उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये आपको इस पासवर्ड पॉलिसी में डिफाइन करना है। देन अगर मान लीजिए मैंने अपना पासवर्ड ओपन किया है सॉफ्टवेयर में, और मैं 3-4 मिनट तक उसको सॉफ्टवेयर को ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक लॉग ऑफ होना चाहिए। उसका एक टाइम फ्रीक्वेंसी फिक्स कर देना चाहिए। लॉक अप यूजर अकाउंट फॉर रॉन्ग अटेम्प्ट ऑफ पासवर्ड। अगर मान लीजिए कोई मेरे पास यूज़र आईडी को रॉन्ग पासवर्ड डालता है, या मैं ही गलती से अपना पासवर्ड भूल जाता हूं और मैं कंटिन्यू 3-4 बार रॉन्ग पासवर्ड डालता हूं, तो कितने रॉन्ग पासवर्ड के बाद वो लॉक हो जाएगा, ऐसा पॉलिसी भी डिफाइन करना है। और पासवर्ड चेंज पॉलिसी, पासवर्ड चेंज पॉलिसी मीन्स कितने दिन के बाद पासवर्ड चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इट मे बी 30 डेज, 45 डेज। तो ये सारी की सारी जो पॉलिसी है पासवर्ड मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रिविलेजेस एंड प्रिविलेजेस ग्रुप। सो प्रिविलेजेस होते हैं और वो बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलके एक ग्रुप डिफाइन करते हैं। इस तरह से 2 टाइप ऑफ प्रिविलेज ग्रुप होते हैं। एक बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि जब आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर जो एजेंसी होती है उसने प्रिविलेजेस डिफाइन किए होते हैं, और उन प्रिविलेजेस से मिलके ग्रुप बना होता है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो दूसरे प्रकार का होता है, उसमें प्रिविलेजेस एंड प्रिविलेजेस ग्रुप मैनेजमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी होती है वो उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो नॉर्मली वही सॉफ्टवेयर खरीदना चाहिए जिसमें आप प्रिविलेजेस डिफाइन कर पाओ। जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिविलेजेस हैं, ऐसे वाले सॉफ्टवेयर को अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रिविलेजेस होते हैं वो एक यूज़र होता है, उसमें एक रिव्यूअर होता है, एक मैनेजर होता है, एक एडमिन होता है। ये 4 प्रिविलेजेस बहुत ही कॉमन है। और अगर मैं लैब की बात करूं तो एक एनालिस्ट होता है, एक रिव्यूअर होता है, मैनेजर और एडमिन होता है। और एडमिन जो होता है वो
ऑल प्रिविलेजेस और ग्रुप को मैनेज करता है। और एडमिन जो है वो शुड बी आईटी। एडमिन हमेशा आईटी से होना चाहिए, कोई भी यूजर डिपार्टमेंट से नहीं होना चाहिए। किसी भी यूजर डिपार्टमेंट को एडमिन नहीं बनाना है, एडमिन हमेशा आईटी से होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं प्रिविलेज एंड प्रिविलेज ग्रुप में जो कि रिव्यू करना चाहिए, सबसे पहले कोई भी डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन का प्रिविलेज जो है वो किसी भी प्रिविलेजेस में या किसी भी प्रिविलेज ग्रुप को नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक बार डाटा जनरेट हो गया, चाहे वो एडमिन हो, चाहे यूज़र हो, चाहे रीवर हो, कोई भी उसको डिलीट या मॉडिफाई नहीं कर सकता है। ऐसा कोई भी प्रिविलेजेस आपको डिफाइन नहीं करना है, उनको देना नहीं है। और प्रिविलेज जो है वो रोल के हिसाब से होना चाहिए। अगर एनालिस्ट है तो एनालिसिस का ही प्रिविलेज होना चाहिए, रीवर है तो रीवर का, और मैनेजर। और जो एडमिन होता है, एडमिन के पास जो प्रिविलेज होना चाहिए वो प्रिविलेज मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, पासवर्ड पॉलिसी और बैकअप और रिस्टोरेशन के होना चाहिए। एडमिन के पास कोई भी प्रिविलेज एनालिस्ट या रिव्यू का नहीं होना चाहिए, और रीवर के पास सिर्फ रिव्यू के प्रिविलेज होना चाहिए। इस तरह से प्रिविलेज की जो पॉलिसीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए। उसकी एक प्रॉपर एसओपी होना चाहिए। वो एसओपी जो है वो क्वालिटी के द्वारा अप्रूव होना चाहिए, और उस एसओपी के हिसाब से डिफरेंट प्रिविलेजेज एंड प्रिविलेज ग्रुप डिफाइन होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से ही आपको प्रिविलेज एंड प्रिविलेज ग्रुप डिफाइन करना चाहिए, और वो एक अप्रूव एसओपी के द्वारा ही आपको प्रिविलेज डिफाइन करना होंगे। नाउ नेक्स्ट इज यूजर मैनेजमेंट। तो यूजर मैनेजमेंट में वन यूजर शुड बी ओनली ऑथराइज फॉर वन यूजर ग्रुप या प्रिविलेजेस ग्रुप। एक से ज़्यादा अथराइजेशन अगर एक एनालिस्ट का ग्रुप दिया है तो उसको आप वापस रीवर का भी नहीं दे सकते हो कि वो एनालिस्ट भी है, रीवर भी है, यूजर भी है, ग्रुपर भी है, क्योंकि अगर वो खुद ही एनालिसिस करेगा तो खुद रिव्यू कर सकता है। इसीलिए एक ही एम्प्लॉय जो है वो एक ही ग्रुप या एक ही प्रिविलेजेस ग्रुप या यूजर ग्रुप का ऑथराइजेशन होगा, उसे एक से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। यूजर शैल बी पार्ट ऑफ एनी ग्रुप ओनली आफ्टर परमिशन अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट हेड। तो डिपार्टमेंट हेड जब तक अप्रूवल नहीं देगा उसको ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको एक फॉर्म इनिशिएट करना चाहिए, और उस फॉर्म में उस एम्प्लॉय का नाम, उसका एम्प्लॉय का आईडी और उसको आप कौन सा ग्रुप देना चाहते हो उसकी डिटेल होना चाहिए, और वो जो है वो अप्रूव करना चाहिए डिपार्टमेंट हेड को। बाद में उसे आईटी को उस ग्रुप के लिए ऑथराइज करना चाहिए। When employee left the organization, his login should be locked to prevent any unauthorized used. It should be not deleted. अब मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है, तो उसके जितने भी लॉगिन आईडीज़ हैं उनको हमको लॉक करना है, डिलीट नहीं करना है। अगर आपने उसको डिलीट कर दिया है तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि जब आप डिलीट कर दोगे तो उसका नाम ही डिलीट हो जाएगा। तो पहले जहाँ जहाँ उसने एनालिसिस किया है या जहाँ जहाँ उसने रिव्यू किया है, जहाँ जहाँ जो भी एक्टिविटी की है वहाँ पर उसका नाम आना बंद हो जाएगा। तो आपको लॉक करना है। लॉक करने से ये होगा कि कोई और आदमी उसके आईडी को यूज नहीं कर पाएगा, अनऑथराइज यूज नहीं होगा, बट उसको डिलीट नहीं करना है। Change in any privilege group handled through proper change control process and impact assessment। तो ऐसा जो भी है आपको एक प्रॉपर इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू ही करना है और एक चेंज कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू ही जाना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डाटा स्टोरेज। सो टू टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज, वन इज फाइल बेस्ड, वन इज डाटा बेस्ड। When we say file based, it means when any data is generated, it is generated in different files. Like if you have created one data, that data has to be converted in the one file. So if you have created with the same software so many datas, different file will be generated for like for different AR number, for different batches, different files. When we say data based, it means only one file. In that file all the data is going to save, so that will be no different files, only one file and all the data is going in that file only. That is database. Data storage path shall be specified in SOP and same shall be follow. So data storage path जो है वो SOP में स्पेसिफाई होना चाहिए और हमको वही फॉलो करना चाहिए. During data backup it should be ensured data should be backup from same drive where data is stored,
ऐसा ना हो कि आपका डाटा तो डी ड्राइव में स्टोर हो रहा है, बैकअप ई ड्राइव में हो रहा है, तो जहाँ पर डाटा स्टोर हो रहा है वहाँ से बैकअप ही नहीं हो रहा है, तो जो बैकअप होना चाहिए वो हो ही नहीं पा रहा है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। डाटा शुड बी स्टोर्ड इन PDF फॉर्मेट या अनदर फॉर्मेट दैट कैन नॉट बी ईडिएबल। सो एडिटिंग, आप एडिट नहीं कर सकते हो डाटा को, हमेशा डाटा जो है PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। एक बार डाटा जनरेट हो गया उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। एक्सपोर्ट ऑफ डाटा शुड बी नॉट अलाउड, इफ अलाउड शुड बी अप्रूवल फ्रॉम अथोराइज पर्सनल। तो डाटा एक्सपोर्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं करना चाहिए, इफ अलाउड इट शुड बी फ्रॉम द अथोराइज पर्सनल। डिलीशन ऑफ डाटा फाइल प्रिविलेजेस शुड नॉट बी गिवन। कोई भी जो भी डाटा फाइल जनरेट हो रहा है वो कोई भी डिलीट नहीं कर सकता, उसका प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। राइट क्लिक फ्रॉम अ माउस, अब आप देखोगे जब आप माउस को राइट क्लिक करते हो वहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन आता है। एंड डिलीशन की फ्रॉम कीबोर्ड शुड बी डिसेबल। सो जिस भी PC में आपका सॉफ्टवेयर है उसका जो माउस है उसका राइट क्लिक में से डिलीट ऑप्शन और कीबोर्ड में से डिलीट ऑप्शन को डिसेबल करना है। देयर विल बी नो डुप्लीकेट डाटा स्टोरेज पाथ, स्टोरेज पाथ शुड बी 1। नेटवर्क फेल्यूर प्रोटेक्शन मोड शैल बी अवेलेबल एंड शैल बी चैलेंज ड्यूरिंग वैलिडेशन। सो अगर मान लीजिए आपका जो डाटा है वो सर्वर पे जा रहा है, आपका जो सॉफ्टवेयर वो सर्वर बेस है, किसी तरह अगर नेटवर्क फेल हो जाता है तो वो डाटा जो है जो कि आपके PC से जनरेट हो रहा है वो जो है डाटा अवेलेबल रहना चाहिए, और जैसे ही आपका नेटवर्क प्रॉपर होता है वो डाटा सर्वर में चला जाना चाहिए। सो ऐसा नेटवर्क फेल्यूर NFP आपको चैलेंज करना है ड्यूरिंग वैलिडेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल शुड बी एनेबल्ड नॉट डिसेबल। बहुत ध्यान रखना, ऑडिट ट्रेल एनेबल होना चाहिए। हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑडिट ट्रेल शैल बी स्पेसिफाइड इन SOP एंड सेम शैल बी रिव्यूड। SOP ऑफ ऑडिट ट्रेल शुड बी स्पेसिफाइड पॉलिसी फॉर ऑडिट ट्रेल रिव्यू। इसका मतलब कि आपको ऑडिट ट्रेल में क्या क्या रिव्यू करना है और आपका ऑडिट ट्रेल रिव्यू का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दैट हैज़ टू बी स्पेसिफाई। ऑडिट ट्रेल रिव्यू शैल बी डन बिफोर रिलीज ऑफ बैच। सो जब तक आपका बैच रिलीज़ नहीं हुआ है, बैच रिलीज के पहले ही आपको ऑडिट ट्रेल रिव्यू करना है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है देन यू कैन डॉक्यूमेंट इट। सो ये बहुत ज़रूरी है कि बैच रिलीज के पहले आपका ऑडिट ट्रेल रिव्यू होना चाहिए। अब ऑडिट ट्रेल में आपको क्या क्या चेक करना है, एनी मॉडिफिकेशन या डिलीशन ऑफ डाटा, कोई मॉडिफिकेशन या डिलीशन किया वो ऑडिट ट्रेल में आपको पता चलेगा। अगर कोई मॉडिफिकेशन किया इट शुड बी प्रॉपर कमेंट एंड जस्टिफिकेशन। एनी इंटरप्शन ड्यूरिंग बैच प्रोसेसिंग या एनालिसिस शैल बी रिव्यू विथ ऑडिट ट्रेल। और अगर ऐसा कुछ है तो दैट हैज़ टू बी अप्रूव बाय अथराइज पर्सन एंड वी हैव टू बी चेक एनी एक्शन हैज़ टेकन फॉर दैट। एनी डुप्लीकेट एनालिसिस विदाउट अथराइजेशन ऑफ अथराइज पर्सनल। सो अगर कोई डुप्लीकेट एनालिसिस है, अगर वो उसमें है तो वो किसी अथराइज पर्सनल ने अथराइज किया तभी डुप्लीकेट एनालिसिस है। बिना अथराइज पर्सनल के डुप्लीकेट एनालिसिस नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अब अपन बात करेंगे डाटा बैकअप एंड रिस्टोरेशन। देयर आर 4 मोस्ट कॉमन बैकअप टाइप हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड जनरली। सो अभी अपन कौन कौन सा है वो, फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप एंड मिरर बैकअप। नॉर्मली जो फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप है वही आपको इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलेगा। डाटा बैकअप पॉलिसी शैल बी डिफाइंड, डेली बैकअप ऑफ डाटा रिकमेंडेड। डाटा बैकअप का पॉलिसी एक SOP होना चाहिए जहाँ पर पॉलिसी डिफाइन हो और एक इसका शेड्यूल होना चाहिए। डेली बैकअप ऑफ डाटा इज रिकमेंडेड। डाटा शैल बी टेकन बेस्ड ऑन डेली, वीकली, मंथली एंड ईयरली टेप्स। फुल बैकअप द मोस्ट बेसिक एंड कंप्लीट टाइप ऑफ बैकअप। जब अपन फुल बैकअप की बात करेंगे तो कंप्लीट बैकअप लेते हैं फ्रॉम 0 टू टिल डेट। जब मैं बात करूंगा इंक्रीमेंटल बैकअप की, इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर बैकअप ख़त्म किया था वहां से आप बैकअप ले रहे हो। सो इंक्रीमेंट बैकअप एंड फुल बैकअप में आपको समझ में आया होगा। जो भी डेली बैकअप होता है वो फुल बैकअप होना चाहिए, और फुल बैकअप टेक में हमेशा डेली बैकअप जो होता है वो फुल बैकअप है। मंथली बैकअप आप इंक्रीमेंटल बैकअप ले सकते हो, ईयरली विल बी इंक्रीमेंटल बैकअप, बट डेली शुड बी फुल बैकअप। आफ्टर बैकअप रिव्यू शैल बी डन टू चेक कंप्लीट बैकअप डन फॉर फाइल बेस्ड। अभी देखो आपने बैकअप तो कर लिया लेकिन प्रॉपर बैकअप हुआ है कि नहीं वो कैसे चेक करोगे। सो अगर वो फाइल बेस्ड है तो आपको चेक करना है कि जहाँ से आप बैकअप कर रहे हो
कर रहे हो वहाँ पर से जो भी फाइल ट्रांसफ़र हुई है, अगर नंबर ऑफ़ फाइल वहाँ पर जो है 100 है, जब आपने बैकअप किया है जहाँ पर आपने ट्रांसफ़र किया वहाँ भी 100 फाइल ही ट्रांसफ़र हुई हैं कि नहीं, तो नंबर ऑफ़ फाइल से आप चेक कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ कि आपका जो है फाइल बेस नहीं है, डाटा बेस है, तो डाटा बेस जो भी आपकी फ़ाइल है उसका एक स्टोरेज रहेगा, मतलब उसका टोटल साइज़ कितना है, वो साइज़ मान लीजिए 5 MB का है। जब आपने डाटा बैकअप किया वहाँ पर भी 5 MB का ही डाटा गया है, तो 5 और 5 MB मैच हो रहा है, मतलब कंप्लीट डाटा ट्रांसफ़र हुआ है, कंप्लीट डाटा बैकअप हुआ है। तो फाइल बेस्ड है तो नंबर ऑफ़ फाइल चेक कर लीजिए, और अगर मान लीजिए डाटा बेस है तो आपको उसका साइज चेक कर लेना है। इस तरह से आप डाटा बैकअप को प्रॉपर रिव्यू कर सकते हैं। अब रिस्टोरेशन की बात करेंगे तो रिस्टोरेशन ऑफ डाटा बैकअप पीरियड शैल बी डिफाइंड नॉर्मली वंस इन a ईयर, बट दैट इज डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। ड्यूरिंग कंप्यूटर सिस्टम क्वालिफिकेशन वैलिडेशन यू हैव टू बी चेक बैकअप एंड रिस्टोरेशन प्रोसीजर। बैकअप प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बैकअप होने के बाद जब आप रिस्टोर करते हो वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। अब बैकअप होने के बाद रिस्टोर कैसे चेक करना है, तो जब आप रिस्टोर करते हो तो डाटा शैल बी चेक विद ओरिजिनल डाटा एंड साइन अप, इट शुड बी सेम, नो चेंज इज एक्सेप्टेबल। तो जब आपने क्या किया, रिस्टोर किया, तो ओरिजिनल डाटा और रिस्टोर डाटा को आपको मैच कर लेना है, वो 100% सेम होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है कि एक सॉफ्टवेयर में क्या क्या इंपॉर्टेंस फंक्शंस होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं और उसको कैसे हैंडल करना है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिससे उनका भी नॉलेज ग्रो हो। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है वीडियो किसी पार्ट में कुछ अपडेट होना चाहिए, या कुछ और क्वेरीज आपको है, या कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके, वो आप जो है इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको उस क्वेरीज के लिए आंसर देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।